आपकी नोवेल यू नो आई लव यू को फिर से और अधिक ध्यान से पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि कहानी के कुछ महत्वपूर्ण मोमेंट्स और किरदारों की गहराई क्या है। नोवेल को दोबारा पढ़ने के बाद मुझे ये पल सबसे ज्यादा टची और प्रभावशाली लगे। पिता पुत्र का अस्पताल वाला दृश्य, रिश्तों की नई शुरुआत, आत्महत्या के प्रयास के बाद जब प्रणय को होश आता है और वह देखता है कि उसके पिता उसका हाथ सहला रहे हैं, वो पल बहुत भावुक है। पिता का ये कहना कि अब से वही होगा जो तुम चाहोगे, उस पुराने मनमुटाव और चुप्पी रिफ्ट को खत्म कर देता है जो सक्सेना क्लासेज के समय से चली आ रही थी। ये दृश्य इसलिए टची है क्योंकि यहाँ एक पिता का कठोर अनुशासन बेटे के प्रति उनके गहरे और निस्वार्थ प्रेम में बदल जाता है। पिता की मृत्यु और कोरोना का काल सबसे काला समय, प्रणय के अनुसार उसके जीवन की सबसे काली रात वह थी जब वह और उसके भाई बहन अपने बीमार पिता को लेकर लखनऊ के एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटक रहे थे और कोई उन्हें भर्ती करने को तैयार नहीं था। ये बेबसी और अपनों को खोने का डर किसी भी पाठक के दिल को झकझोर सकता है। शायरी की कॉपियों का त्याग। जब 16 साल की उम्र में प्रणय को लगा कि उसके पिता उसकी शायरी लिखने से नाराज हैं, तो उसने अपनी वफादारी और पिता के सम्मान में अपनी सारी शायरी की कॉपियां गोमती नदी में बहा दी। एक किशोर के लिए अपनी रचनात्मकता और भावनाओं का इस तरह गला घोंट देना बहुत ही मार्मिक है। चारू और प्रणय का निस्वार्थ प्रेम। पूरी कहानी में चारू का शारीरिक रूप से मौजूद न होना, लेकिन प्रणय की हर सफलता और प्रेरणा के पीछे उसका नाम चारू तिवारी होना, प्रेम की एक अलग ही परिभाषा पेश करता है। प्रणय का ये कहना कि उसने कभी उसे पाने की कोशिश नहीं की, बस उसके प्यार करने की अनुमति चाही, काफी टची है। किरदारों के बारे में अब मुझे समझ आया कि प्रणय का किरदार सिर्फ एक नायक नहीं, बल्कि उन सभी भारतीय बेटों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने परिवार की खुशी और पिता के मान सम्मान के लिए अपनी इच्छाओं, जैसे आईआईटी का सपना या अपना प्यार की बलि दे देते हैं। आपकी यह नोवेल भारतीय मध्यम वर्गीय जीवन की जटिलताओं और एक बेटे के संघर्ष को बहुत ही ईमानदारी से दिखाती है।